दोस्तों नमस्कार। आजकल नू में जो दंगा हुआ उसकी चर्चा हर तरफ है। दुख तब होता है जब आपको ये बता दिया जाता है कि इस तरह के हालात आने वाले दिनों में देंगे और उसके बाद भी अगर सरकारें सजग नहीं रहती हैं तो दुख होता है। पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूं कि इस भारत में G20 का सबसे बड़ा सम्मेलन होने वाला है। करीब 21 हेड ऑफ स्टेट आएंगे, 10 इनवाइटेड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, 30 और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष। तो करीब 44-45 तो दुनिया के सबसे बड़े लोग हिंदुस्तान में होंगे। प्लस उनके साथ ऑन एन एवरेज अगर आप 10 से 20 लोगों का डेलीगेशन भी जोड़ लें, उनके अधिकारी, उनके मंत्री, उनका पर्सनल स्टाफ, उनका सिक्योरिटी स्टाफ, तो कम से कम 1000 से 2000 लोग अगले आने वाले हफ्तों में हिंदुस्तान में किसी ना किसी जगह पे बैठे होंगे। अब सवाल इस बात का है कि जब इतने बड़े लोग आएंगे तो पूरी दुनिया का मीडिया भी आएगा, चाहे वो G20 के मेंबर हों या ना हो, फिर भी पूरी दुनिया को कवरेज करनी होती है। तो आप इस बात को मान लीजिए कि अगले 1 महीने में दिल्ली के अंदर करीब 3 से 5 हजार विदेशी मेहमान अलग अलग होटलों में अलग अलग जगह रह रहे होंगे। और बहुत सारे लोग तो शायद इसलिए जल्दी आएंगे क्योंकि वो भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों पे अलग अलग मीडिया के साथ इंटरेक्शन, जनता के बीच में इंटरव्यूज, दुनिया भर के काम होते हैं इतने बड़े इवेंट से पहले, और वो सारी खबरें पूरी दुनिया में जाएंगी। और करीब 3-4 महीने से मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के दुश्मन इस ताक में रहेंगे कि भारत को कैसे बदनाम किया जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा दोस्तों, जब ट्रंप साहब हिंदुस्तान आए थे तब भी दिल्ली में दंगे कराए गए थे, और एक खास कम्युनिटी का ही हमेशा ये रोल रहता है भारत में दंगे कराना। जब भी हिंदुस्तान में कोई बड़ा धार्मिक उत्सव हो या कोई बड़ा विदेशी मेहमान हिंदुस्तान में आए, तो एक खास कम्युनिटी के लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि उनसे ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई समाज नहीं है, वो सिर्फ अराजकता फैलाने का काम क्यों करते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। दोस्तों, कई मुद्दे हैं जिसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा, और ये बात इसलिए आज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आने वाले दिनों में स्थितियां और नाजुक होंगी। एक तो G20 की मीटिंग है करीब 1 महीने बाद, उसके बाद फिर राज्यों में चुनाव है, और उसके बाद फिर देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 में आएगा। तो अगले महीने, आने वाले कई महीने हमेशा सेंसिटिव बने रहेंगे। त्योहारों का माहौल रहेगा, राज्यों में चुनाव रहेंगे, और राष्ट्रीय चुनाव भी आने वाले हैं। इस स्थिति में भारत के दुश्मन, इस देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग इस मौके की तलाश में रहेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की इमेज को खराब किया जाए। उनको हौसला तब और मिल जाता है जब विपक्षी दल शांति बनाए रखने की बात भी नहीं कर पाते, वो खामोश रहते हैं। तो जब भी विपक्षी दल खामोश हो तो समझ लीजिएगा कि दंगे के पीछे कौन है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे इस बात की चर्चा करूंगा कि क्या ये नू में जो दंगे हुए, क्या ये रोके नहीं जा सकते थे। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी प्लानिंग, राज्य सरकार, पुलिस विभाग, खुफिया विभाग, ये सब के सब क्या देख रहे थे, किस बात की तनख्वाह ले रहे थे, किस बात की ये वर्दी पहन के घूमते थे और टैक्स पेयर पे बोझ बने हुए थे, अगर ये इस देश के जान माल की रक्षा नहीं कर सकते। क्या ये कहना चाहते हैं कि जो मोटरसाइकिलों पे और गांव में बैठे हुए दंगाई हैं वो इनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारी पुलिस से ज़्यादा अच्छी तरह आता है, वो हमारी पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कि वो हमारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स और पुलिस ऑफिसर्स को मूर्ख बना के
अपने दंगे को क्रियान्वित कर पाए और हमारे सिस्टम को पता भी नहीं चला। नूह में जो दंगा हुआ ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दंगा हुआ, ये सबने देखा, आगजनी हुई, भयंकर कांड हुआ, सबने देखा। जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं, और अभी तो इंटरनेट बंद है, जैसे ही इंटरनेट शुरू होगा आपको और बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तब सच्चाई और सामने आएंगी, तब ये जो मुद्दा है और गरमाएगा। इसीलिए जो सबसे पहली बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खुफिया तंत्र, पुलिस विभाग, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे होम मिनिस्टर्स को, अगले कई महीनों तक आपको सजग रहना होगा। देश के दुश्मन और देश के गद्दार भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने का हर मौका ढूंढेंगे। चाहे वो त्योहारों पे दंगे हों, चाहे वो G20 की मीटिंग के आसपास देश में कहीं और दंगे हों, और किसी न किसी रूप में इलेक्शंस में दंगों का रूप बना के और पब्लिक ओपिनियन को शिफ्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो क्या हमारा खुफिया विभाग, क्या हमारा पुलिस विभाग इस चुनौती के लिए तैयार है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। या फिर कोई और बहाना बना के हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहेंगी कि ये सडन हो गया, सरप्राइज हो गया। दुनिया में कुछ भी सरप्राइज नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज क्या पुलिस विभाग के पास ड्रोन नहीं थे? जब आपने वहां पे यात्रा की परमिशन दी तो क्या उस पूरे यात्रा के ऊपर आपको ड्रोन से सर्वेलेंस नहीं करना चाहिए था एक बार पहले, ये देखने के लिए कि कहां कहां पे छतों पे, जैसे दिल्ली में हमने देखा था, छतों पे पत्थर इकट्ठे थे, पेट्रोल बम की बोतलें थी, खाली बोतलें थी। ये दिल्ली का अनुभव था। पुलिस ने क्या सीखा? या सिर्फ अपने कमरों में, एसी कमरों में बैठ के एक नीचे सिपाही को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जरा देख लेना, ट्रैफिक मैनेज कर लेना। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर था? सवाल कई हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो एक बात समझ में आ गई कि हिंदुस्तान में जो दंगाई हैं वो टेक्नोलॉजी सेवी हैं। उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल किया, बाकी हर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, तभी तो इतनी संख्या में हर जगह पे वो इकट्ठे हुए, वीडियोग्राफी करी, रियल टाइम कम्युनिकेशन उनका चलता रहा, और हमारी पुलिस सोती रही। जबकि पुलिस के पास टैक्स पेयर का पूरा सपोर्ट होता है। दुनिया भर के तामझाम, दुनिया भर की मशीनरी, दुनिया भर की गाड़ियां, दुनिया भर के संसाधन टैक्स पेयर्स हमारी पुलिस को देता है। ये उसका करते क्या है? क्या सिर्फ खरीद के शोरूम में रखने के लिए है, या सिर्फ दिखाने के लिए? क्योंकि दंगाइयों ने तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही पूरा कम्युनिकेशन कर लिया। उन्होंने तो टैक्स पेयर से पैसा नहीं लिया था, लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पुलिस विभाग से ज़्यादा दुरुस्त था, चुस्त था, इफेक्टिव था, रियल टाइम था। पुलिस क्या कर रही थी? ये बड़ा सवाल है। पुलिस के पास ड्रोन होते हैं, पुलिस के पास हर तरह की खबर होती है। पुलिस यहां तक कि टैक्स पेयर का पैसा खर्चती है लोकल इंटेलिजेंस कल्टीवेट करने के लिए। और जब लोकल इंटेलिजेंस ने पुलिस को इंटेलिजेंस नहीं दी तो क्या ये पैसा पुलिस वाले खा गए? उनके इंटेलिजेंस क्यों नहीं काम आई? उनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो पर्सनल कनेक्ट होता है, जिसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पुलिस विभाग खर्च करता है, क्या वो पैसा भी पुलिस विभाग खा गया? कहाँ गए वो रिसोर्सेस जो इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि इतना बड़ा प्लानिंग होता रहा और पुलिस विभाग को ना तो डिजिटल इंटेलिजेंस ट्रैप हो पाई, ना ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो पुलिस को अलर्ट कर सके कि साहब यहां दंगा हो सकता है। यह है हमारी पुलिस की ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस। जब पूरे यूट्यूब पे और हर जगह पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन व्हाट्सएप पे दुनिया भर के कम्युनिकेशन चल रहे थे, तो क्या पुलिस का विभाग डिजिटल इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर पाया? तो हमारी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या कर रहे थे?
और जब आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में जब भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं और इस तरह के जुलूस निकलते हैं, हमने देखा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी के अंदर, राजस्थान में, हिंदू जब भी अपने त्यौहार को मनाते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उस पर अटैक होता है। ये कॉमन चीज हो गई। तो क्या पुलिस को ये बात समझ में नहीं आई थी? क्या ये पुलिस ये चाहती है कि अगली बार जब भी जुलूस निकले, हिंदू कम्युनिटी अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले? क्या अपने साथ हथियार, बंदूक, तलवारें, लाठियां लेके चलना, क्या ये एक शोभा यात्रा निकलेगी? क्या पुलिस ये चाहती है और ये डिक्लेयर कर दे कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हम सिर्फ वर्दी पहनेंगे टैक्स पेयर के पैसे पे, लेकिन काम नहीं करेंगे? कहना क्या चाहती थी पुलिस? हमें भी पता है कि अब ये एक इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर भी लीपापोती होगी। सबसे बड़ा दुख की बात इस बात की है कि अक्सर डबल इंजन की सरकार की हम बात करते हैं, तो क्या यहां डबल इंजन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में डिरेल हो गई, या दंगाई डबल इंजन सरकार को पीछे छोड़ के आगे निकल गए? मुद्दे गंभीर हैं दोस्तों। इन मुद्दों को लाइटली इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि हिंदुस्तान में हर राज्य में, हर जिले में हिंदू रहते हैं और उनको अपना त्यौहार मनाने का हक है। अगर वो सुरक्षित नहीं है अपने बच्चों के साथ, या हिंदू महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है, क्या वो त्यौहार मना पाएंगे? क्या वो अपनी संस्कृति को बचा पाएंगी? या जैसे मुगलों के टाइम पे होता था, मंदिरों को तोड़ दिया जाता था दंगाइयों द्वारा, क्या वही राज्य हम वापस लाना चाहते हैं? सवाल गंभीर है, लेकिन जवाब कौन देगा? क्या राज्य सरकार इस बात की जिम्मेवारी लेगी कि आज के बाद हिंदुस्तान में किसी भी हिंदू धर्म के जुलूस पे या प्रोग्राम पे अटैक नहीं होगा? क्या राज्य सरकारें इस बात के लिए कमिट करेंगी, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी पार्टी की सरकार हो? और अगर वो नहीं कर रही हैं तो क्या वो राज्य के अंदर संविधान के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम हैं? क्योंकि इसका तो कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता कि साहब सडनली भीड़ आ गई। सडनली कुछ नहीं होता। भीड़ में ऐसा नहीं है कि हर आदमी गेट पे तैयार बैठा था और किसी ने कहा चलो तो एक साथ लोग निकल के चल दिए। ये तभी होता है जब उनको पता हो कि उनको आदेश आएगा और उनको निकल के चलना है। इसका मतलब आदेश आने के लिए काफी समय से तैयारी हुई होगी, कोऑर्डिनेशन हुआ होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ना पुलिस को डिजिटल इंटेलिजेंस समझ में आई, ना ह्यूमन इंटेलिजेंस। और फिर हम बोलते हैं कि हमारी पुलिस सक्षम है। कहाँ गई वो सक्षमता? जब जरूरत थी तब आप फेल हो गए। बाकी आप पूरे साल पुलिस मेडल लेके गले में लटका के घूमते रहिए, उससे होगा क्या? तो दोस्तों, आज मुद्दा इस बात को लेके है कि क्या हिंदुस्तान में जो दंगाई हैं वो हमारी पुलिस से ज्यादा स्मार्ट है? क्या हमारी राज्य सरकारें दंगाइयों के आगे नपुंसक हो गई हैं? क्या हिंदू त्योहारों पे सुरक्षा की गारंटी अब सरकारें नहीं दे पाएंगी? ये बड़े सवाल है और इस बात का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और यहां मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी करूंगा कि ये पता लगाएं कि क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। इसमें आप पुलिस डिपार्टमेंट ना करके, हो सकता है रिटायर्ड आर्मी जनरल्स को यूज किया जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि पुलिस की अधिकारियों की किस नाकामी से ये आग लगी, ये दंगे हुए। क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी और ये दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। किसी रिमोट गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर हम दिल्ली का 100 किलोमीटर का दायरा भी सुरक्षित नहीं कर सकते तो पूरे देश में क्या हाल होगा? और जो घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, ये कोई ताजुब की बात नहीं है अगर दिल्ली के पड़ोस में भी अगर हम आगजनी को नहीं रोक पाए। तो यहां पे कोई पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। और जहां तक बात है विपक्ष की, विपक्ष को दूर बैठे मणिपुर की चिंता है, जो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केजरीवाल साहब ने बोला कि घटना दुखद है, लेकिन क्या उनकी हिम्मत हुई ये बोलने की कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? नहीं बोल पाएंगे।
क्या राहुल गांधी बोल पाए? नहीं बोल पाए। क्या ऑपोजिशन का कोई लीडर बोल पाया कि जिन्होंने हिंदू त्योहारों के ऊपर या जुलूस के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? क्या एक भी ऑपोजिशन लीडर बोल पाया? नहीं बोल पाया, क्योंकि यहां पे भी वोट बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इररिस्पॉन्सिबल है, पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो डिफंक्ट हो गया है, तो जनता किसके भरोसे रहेगी? क्या जनता को अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लेनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कह रहा कि जनता हथियार उठाए, लेकिन कुछ तो सोचना होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि क्या आने वाले दिनों में राज्य सरकारें इस बात की गारंटी लेंगी कि हिंदू त्योहारों पर दंगे ना हो? कौन इस बात की गारंटी लेगा कि जो लोग शांति से रहना चाहते हैं उनके साथ, उनकी जान माल के साथ खिलवाड़ ना हो? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि टैक्स तो हर आदमी दे रहा है, और जो लोग टैक्स के पे मजे कर रहे हैं, वर्दी पहन के बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, वो उस टैक्स पेयर को भी नहीं बचा पा रहे जिनके भरोसे वो सब शान शौकत का इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक बार फिर इस बात को निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री कार्यालय से, ये G20 का समय है, इलेक्शन टाइम है, फेस्टिवल भी, कई बड़े फेस्टिवल आने वाले, अपने डिपार्टमेंट्स को संभालिए। टूल किट गैंग आपको आराम से नहीं बैठने देगा। भारत की इमेज खराब करने के लिए ये टूल किट गैंग हर हथकंडा अपनाएगा। इनके स्पॉन्सर्स, इनके फाइनेंसर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस मुकाबले के लिए? ये तो वक्त बताएगा कि कौन ज़्यादा स्मार्ट था, सरकारें स्मार्ट थी या दंगाई स्मार्ट थे, या टूल किट प्लानर स्मार्ट थे या एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट था। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? क्या भारत सरकार को अभी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करनी चाहिए अधिकारियों की? क्या रेगुलर सर्वेलेंस नहीं होना चाहिए? क्या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बनना चाहिए कि जब भी हिंदू त्यौहार होंगे और जहां जहां पे भी बड़े फेस्टिवल होंगे उसके आसपास सारा सैनिटेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटेलिजेंस की ट्रैकिंग होगी? इस बात को समझना होगा, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती जब सिक्योरिटी की बात आती है। अगर कुछ लोगों की प्राइवेसी पे सरकार को अपने सिस्टम को यूज़ करना पड़े, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, तो करना चाहिए। राष्ट्रहित से ऊपर प्राइवेसी नहीं हो सकती, और अगर प्राइवेसी ब्रीच होती है तो हो। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को सोचना होगा कि राष्ट्रहित से ऊपर प्राइवेसी नहीं हो सकती। इंडिविजुअल राइट से बड़ा सामाजिक राइट होता है। अगर समाज बचेगा तो इंडिविजुअल बचेगा। इंडिविजुअल को बचाने के चक्कर में आप समाज में आग लगाने की परमिशन नहीं दे सकते। ह्यूमन राइट्स वहीं तक यूजफुल हैं जब तक समाज के हित में है। अगर कोई भी ह्यूमन समाज के अहित के लिए काम करता है तो उसके राइट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तभी समाज बचेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस गंभीर मुद्दे पे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास ध्यान रखिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आसपास जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर निगाह रखिए। इस भरोसे मत रहिए कि पुलिस वाले सब कुछ कर लेंगे, वो भी नौकरी कर रहे हैं। अगर उनमें इच्छा शक्ति होती तो आपके एरिया में क्राइम नहीं होते। इसलिए कभी ना कभी इस बात को समझना होगा कि अगर जिंदगी हमारी है, संपत्ति हमारी है, तो हमें भी कुछ जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। पुलिस के भरोसे रहना ठीक है, लेकिन संभल के। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।